स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज है 5 सितंबर और कल यूजीसी नेट का एग्जाम जो कि 18 जून को कैंसिल हुआ था, दोबारा रिकंडक्ट हुआ। 4 सितंबर कल ये एग्जाम कंडक्ट हुआ, 2 शिफ्ट के अंदर हुआ और 21 तारीख से ही एग्जाम कंडक्ट होने शुरू हो गए थे। एक लंबी साइकिल चली और हम सब जानते हैं जब सीबीटी मोड में एग्जाम होता है तो ये बहुत लंबा समय लेते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ सेंटर्स इतने अवेलेबल नहीं होते कि एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। 18 जून का एग्जाम ऑल ओवर द इंडिया एक ही दिन में कंडक्ट हुआ था क्योंकि वो ऑफलाइन मोड का एग्जाम था। और जब सीबीटी एग्जाम होते हैं तो 2019 से ही हम लोग ये देखते आए हैं कि एग्जाम जो है काफी लंबा टाइम तक चलते हैं। ऐसे में अब इस एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि एग्जाम रहे कैसे। 18 जून का एग्जाम जब हम लोगों ने देखा था तो बहुत, आप कह सकते हैं कि इजी लेवल का एग्जाम था। वो इसलिए था क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम बाद यूजीसी के एग्जाम के अंदर हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जो शायद सब्जेक्ट से ज्यादा जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड थे। पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 18 जून का एग्जाम एक बहुत लड्डू पेपर था। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, कई स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन टफ लगे। फॉर एग्जांपल, लोकसभा की सीट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया, क्रोनोलॉजी आ गई अटॉर्नी जनरल्स के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को लगा कि सर ये सब तो हम पढ़ते ही नहीं है। बट अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी एक मेजर एक्सपेक्ट को पढ़ रहे हैं, लोकसभा को पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ना हमेशा जरूरी होता है कि किस राज्य के अंदर कितनी सीट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि राज्यसभा, आपको किस स्टेट में सबसे ज्यादा सीटें राज्यसभा की हैं या लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई नई बात नहीं थी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये तीनों साथ में लेके चलने पड़ेंगे। ये 4 चीजें मिलके ही पॉलिटिकल साइंस को एक कंप्लीट सब्जेक्ट के तौर पर डेवलप करती हैं। ऐसे में अगर आज के पेपर की मैं बात करूं तो 2 शिफ्ट में ये कंडक्ट हुआ, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अब इन दोनों ही पेपर्स के अंदर कुछ चीजें, तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं बच्चों को कि कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है। कई स्टूडेंट जिन्होंने मुझे कॉल किया आज, उन्होंने कहा कि सर 50% क्वेश्चन बहुत टफ थे, किसी ने कहा कि सर 10-20% बहुत टफ थे। एक यूजुअल पैटर्न जो रहता है हमेशा एग्जाम के साथ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से ही एग्जाम पेपर को सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट में आपसे पूछे जाते हैं। अब इन 100 क्वेश्चंस को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें से 20 क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इजी मतलब क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों का पार्ट शामिल है, तो आप कह सकते हैं कि जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लगभग 20 to 25, हम इसको रफली 25 ही मान के चल लेते हैं, नॉट 20, 25 क्वेश्चन लगभग इजी क्वेश्चन होते हैं जो कि वन लाइनर होते हैं, जिनको देख के आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। आपसे पूछ लिया गया कि भाई पर्टिकुलर राइटिंग किस थिंकर ने लिखी, ठीक है, या इस थिंकर की ये बुक किस साल में पब्लिश हुई, 4 डेट्स आपको दे दी जाएंगी, एक आपको टिक करनी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। फिर 25 क्वेश्चन हार्ड लेवल होता है, वेरी हार्ड लेवल। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको देख के आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं। ऐसे आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कई बार ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन इस बेस पे भी बन जाते हैं कि एग्जामिनर पूछता तो वही चीज है जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, बट आपने क्योंकि इस एरिया को टच नहीं किया तो ये हार्ड बन जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लोकसभा में कितनी सीट होती है किस स्टेट में, इस तरह के क्वेश्चंस की बात की जाए तो, या फिर कई बार आपसे रैंडमली किसी 3-4 थिंकर का नाम दे दिया गया किसी थ्योरी के अंदर, पूछ लिया गया कि इनकी किताबें कौन सी हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं, तो आप फेमिनिज्म को पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, बट यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी फेमिनिज्म की थ्योरी है, वहां पर कौन से मेजर थिंकर हैं, उनकी कौन सी राइटिंग्स हैं, कई बार बच्चे इतनी डेप्थ में नहीं जाते, तो उनके लिए ये क्वेश्चन एक्सट्रीम टफ हो जाते हैं। फिर 50 क्वेश्चंस लगभग ऐसे होते हैं जो कि आप मॉडरेट लेवल के मान सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएं तो आप आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एग्जाम को सेट किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स
सीबीटी मोड में पेपर है तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एग्जामिनर के पास। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर सेट होता है, सेट अलग अलग होते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो लगभग यही एक पैटर्न आप हमेशा एग्जाम में देखेंगे। मैं नहीं जानता कि बाकी टीचर्स क्या बोलते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से इन द लास्ट 10-12 ईयर्स ऑफ दिस फील्ड मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि अगर आप हर साल के एग्जाम पेपर को एनालाइज करें तो आपको यही चीज समझ में आएगी कि 25 क्वेश्चन बहुत इजी, 25 क्वेश्चन बहुत टफ और 50 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सेम चीज इस बार भी एग्जाम में रिपीट हुई, लास्ट टाइम पे थी। हमें उम्मीद थी कि 18 जून का एग्जाम बहुत इजी आया था, तो हो सकता है कि इस बार एग्जाम टफ आए, बट मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर एग्जाम जो था मॉडरेट लेवल का ही था, बहुत ज्यादा टफ इसको नहीं कह सकते। हाँ, ये जो क्वेश्चंस का पार्ट है ये तो टफ रहेगा ही, आप कोई भी एग्जाम देके जाइए, ठीक है। तो ये हमेशा रहता है ऐसा कहना कि किसी एग्जाम में 100 की 100 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, इजी लेवल के थे या टफ लेवल के थे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस एग्जाम में भी ऐसा हुआ। अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए। तो ऑफकोर्स अभी स्टूडेंट पेपर दे के आए कल, जब तो मैंने बच्चों से बात की। अब वही होता है कि सीबीटी मोड में बच्चों को आधे क्वेश्चन याद होते हैं, आधे ऑप्शन याद होते हैं। तो अभी हम 1-2 दिन का टाइम लेंगे, जब एग्जैक्टली बच्चों से हम पूछ लेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए विद दी ऑप्शंस, बच्चे अगर हमें बताते हैं, जैसे जैसे वो बताते रहेंगे उस हिसाब से हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको बता दूं कि किन एरियाज पे ज्यादा फोकस किया गया। मैं जो एनालिसिस मैंने बच्चों से बात करके किया, पॉलिटिकल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे सिलेबस के अंदर। रफली अगर देखा जाए दोनों पेपर्स के अंदर ही, शिफ्ट 1 के अंदर और शिफ्ट 2 के अंदर ही, तो आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर लगभग यहां पर 5 से लेके 7 क्वेश्चन बच्चों ने ऑब्जर्व किए जो कि पॉलिटिकल थ्योरी से पूछे गए, चाहे वो शिफ्ट 1 थी या शिफ्ट 2 थी। जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने डिस्कस किए कि सर ये क्वेश्चन था, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, बट इस एग्जाम के अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो दोनों ही जगह से जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे। अगर किसी बच्चे ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को, डब्ल्यूपीटी को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, या जो अभी हमारा करंट सिलेबस है जहाँ कन्फ्यूशियस, फैनन, मैरी वुllstonecraft और हैना एरेंट जैसे थिंकर हैं, इनको पढ़ा है, तो ऑफकोर्स लास्ट एग्जाम को देख के ही हमें समझ में आ गया था कि क्रोनोलॉजी बहुत फोकस्ड होगी। स्पेशली जो बुक्स की क्रोनोलॉजी होती है वो यहाँ पर भी आई है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। एंड अभी जब मैंने 10 ईयर्स पेपर्स को डिस्कस किया था थोड़े दिनों पहले वीडियोस के अंदर, तब भी मैंने इस चीज को मेंशन किया था कि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस को बढ़ाने का पर्पस ये है कि आपका जो टाइम लगता है ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो बढ़े। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि वो जो पेपर आपको प्रेजेंट कर रहा है वो आपको बहुत ईजी लगे, ठीक है, भले ही आपका नॉलेज लेवल कुछ भी हो। दो तरह के बच्चे हैं, एक वो है जो बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज है, एक वो बच्चा है जिसको है बट उतनी नॉलेज नहीं है। एग्जामिनर चाहता है कि दोनों को ही पेपर टफ लगे। तो क्रोनोलॉजी जितनी ज्यादा क्वेश्चन ये भरेंगे क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, उतना ज्यादा बच्चों के लिए पेपर में टाइम ज्यादा लगेगा। और यही कंप्लेंट आज भी बच्चों ने की कि सर पेपर 2 टाइम कंज्यूमिंग था। कई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर पेपर 1 में भी काफी टाइम लगा। देखिए पेपर 1 एक सेपरेट बिल्कुल चीज हो जाती है। पेपर 1 में अगर आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन सब एरियाज को हटा दें, डीआई वगैरह को हटा दें, या कई बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लग जाता है, 4-4 बार पढ़ना पड़ता है उनको। स्पेशली सीबीटी मोड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ। ये लगातार जब से एग्जाम सीबीटी मोड में होने लगा है, ये प्रॉब्लम सभी बच्चों ने कॉमनली फेस किया। आज भी कुछ बच्चों ने यही प्रॉब्लम बताई कि सर जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ रहे थे तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। और वो होता है, कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस की कमी भी है आपकी। देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, आज से नहीं बहुत लंबे समय से, ठीक है, जो इस तरह के एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट कराती हैं और आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये शायद प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगी आपको, जो टाइम आपका लगता है। दूसरा, पेपर 1 और पेपर 2 किसी को भी आप पहले चूज कर सकते हैं। व्हाट आई रियली सजेस्ट ऑलवेज कि आप पेपर 2 पे पहले आ जाइए। अगर आपका पेपर 1 बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, आप इजिली, आपको पता है कि आप 40-45 क्वेश्चन इजिली कर देंगे, तो डेफिनेटली आप पेपर 1 से स्टार्ट कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि पहले आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए तो सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अगर आप पेपर 1 का रीजनिंग वगैरह का पार्ट करने बैठेंगे, डीआई या मैथमेटिक्स का पार्ट करने बैठेंगे, तो आपका आधा पौना घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। यहां पर भी इन 2 यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के अंदर यूनिट नंबर 2 की अगर बात की जाए तो जो एवरेज
बच्चों ने मुझे कहा, वो कहा कि लगभग सर 8 क्वेश्चन के आसपास यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आए। कुछ बच्चों ने 10 भी कहा, ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट के क्वेश्चंस को लेके। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये 8 से 10 के बीच में लगभग ग्राफ रहा होगा, ठीक है, जो कि एक अगर हम लोग प्रोपोर्शनेट वे में जाए तो ये होना भी चाहिए उतना। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात की जाए तो अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे गए, बुक्स पे क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर मैं बात करूं या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करूं, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ने का है क्या? थिंकर का इंट्रो। अब इंट्रो इसलिए क्योंकि थिंकर की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए। डेफिनेटली कोई आपसे थिंकर का नाम नहीं पूछेगा, बट बर्थ प्लेस पूछे गए हैं। फिर पहले अगर आप 10 ईयर्स पेपर्स देखेंगे तो बर्थ प्लेस पूछे गए हैं, कार्ल मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। सेकंड चीज आती है उसके आइडियाज, मेजर कंट्रीब्यूशन जो है आइडियाज का, वो चीज। तीसरी चीज आती है थिंकर्स के साथ उनकी राइटिंग्स, और चौथा पॉइंट होता है उनकी क्रिटिसिज्म, अगर किसी ने की है किसी आइडियाज की। ये 4 चीजें हमें कवर करनी होती है और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। बट अब मोस्टली हम देख रहे हैं कि ज्यादा क्वेश्चन को फोकस किया जा रहा है जो क्रोनोलॉजिकली सेट हो जाए क्वेश्चन। यहां पर भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर भी बच्चों ने यही कहा, बच्चों ने कुछ ने 7 कहा, बट मोस्टली स्टूडेंट मुझे 7 या 8 बोल रहे थे, बट मैं इसको 7 से 9 मान लेता हूं, ठीक है, एक प्रोपोर्शनेट रेशियो तैयार करने के लिए कि 7 से लेके 9 क्वेश्चन रहे होंगे, चाहे वो शिफ्ट 1 है शिफ्ट 2 है। कई क्वेश्चन बच्चों को याद भी नहीं रहे, ठीक है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सीबीटी मोड में जब आप एग्जाम दे के आते हो तो अगर आप इतने ज्यादा कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के आदी नहीं है तो चीजें एकदम से वॉश आउट होती रहती हैं। जिन बच्चों को इंटरनेट पे कंप्यूटर पे पढ़ने की आदत नहीं है उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई डेटा इंटरनेट पे देखें और उसको 1 घंटे बाद दोबारा से रिवाइज कर सके कि ये था, वो आसान नहीं होता है। तो 7 से 9 क्वेश्चन मैं यहां मान सकता हूँ। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से अगर पिछले 10 सालों को आप देखें, एग्जाम को देखें, तो कई बार 6 क्वेश्चन, कई बार 4 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। इस बार बच्चों ने जो मुझे बोला है वो 6 क्वेश्चन का बोला है। मतलब मोस्टली स्टूडेंट से जब बात हुई तो उन्होंने जो क्वेश्चन मुझे बताया, तो आई कैन रफली से कि 6 के आसपास क्वेश्चन थे। फर्स्ट शिफ्ट में थे, सेकंड शिफ्ट में हो सकता है 6 से 8 के बीच में हो, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर 8 क्वेश्चन के आसपास कंपेरेटिव से थे, जो डायरेक्टली वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कंपेरेटिव के क्वेश्चन है। क्योंकि यहां पर भी प्रॉब्लम है, कई बार कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन कुछ स्टूडेंट्स को तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के जो क्वेश्चन है वो कई बार पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन लगने लग जाते हैं। तो यहां पर एक बड़ी चीज रहती है, तो हम यहां पर भी 6 से 8 मान के चल सकते हैं कितने क्वेश्चन यहां से पूछे गए। सबसे इंपॉर्टेंट आता है आईआर, जो कि बच्चों ने मुझे कहा कि सर 10 से 12 क्वेश्चन थे। अब इस चीज को मैं गलत नहीं मान रहा हूं, हो सकता है कि आईआर में बच्चों ने 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जर्व किए हों। रीजन ये है कि आईआर के कुछ क्वेश्चन बच्चों को ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है या इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल ईयू पे कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऑप्शन में अगर इंडिया भी है तो उनको लगेगा कि यार ये तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ही क्वेश्चन हो। तो यहां पर अब शिफ्ट 1 में भी ये था, 2 में भी ये था, बच्चों ने कहा कि सर 10 से 12 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं 12 आना टफ है, 10 के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, हर यूनिट से लगभग 10 तो क्वेश्चन होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली 10 हो ये श्योर नहीं है, क्योंकि यूजीसी ऐसा नहीं कहता कि हम प्रोपोर्शनेट पेपर देंगे कि हर यूनिट से 10 ही क्वेश्चन आएंगे। आप यहां पर ये डेटा देख भी सकते हैं, पहली यूनिट में बच्चों ने कहा 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में थे, ठीक है। अब यूनिट नंबर 6 इंडियन फॉरेन पॉलिसी से क्वेश्चन आए, ठीक है, अगेन मैच मेकिंग की क्वेश्चन आए, पिछले एग्जाम में भी हमने देखे थे मैच मेकिंग के कई क्वेश्चन थे और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछे गए। अगेन इंडियन फॉरेन पॉलिसी और आईआर दोनों में जीके, जनरल नॉलेज जो है, करंट अफेयर्स जो है, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप यूजीसी नेट या पॉलिटिकल साइंस के लिए अपेयर करने जा रहे हैं एग्जाम में, तो करंट अफेयर्स और जीके जो है इन यूनिट से जुड़ी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछेंगे आप सर जीके क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो जीके बेसिकली ये होता है कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सिलेबस पे नहीं जाना है, आपको जो करंट में हो रहा है वो भी समझना पड़ेगा। एंड दैट करंट अफेयर्स इज कनेक्टेड टू जनरल नॉलेज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, अगर उसके बारे में पूछ लिया जाए, तो अब ऑप्शन अगर आपको दिया जाए कोई कि रिसेंटली कौन सा देश जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, क्लियर। अब आप जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना क्लासरूम के अंदर या बुक्स के अंदर, तो वहां पर बेसिकली जो
ब्रेक्सिट का कॉन्सेप्ट है वो लिखा नहीं होता। करंट अफेयर्स ये पुराना हो चुका है, 2017 की बात हो चुकी है, अब ये जीके का हिस्सा बन चुका है, जनरल नॉलेज का। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो बच्चों का एवरेज रहा वो अगेन 8 से 10 क्वेश्चन का रहा कि सर लगभग इतने क्वेश्चन यहां से पूछे गए। अब आती है ये दो यूनिट नंबर 7 एंड 8। यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, यू कैन डेफिनेटली कंफ्यूज्ड विद सम क्वेश्चन इन यूनिट नंबर 10 बिकॉज वहां पर गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये सब भी आता है, तो कई बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट डिपेंड के बच्चा किस लेवल की जनरल नॉलेज रखता है, ठीक है, या सब्जेक्ट नॉलेज रखता है, उसके ऊपर है। यूनिट नंबर 7 से जो बच्चों ने मुझे कहा, अगेन वो 8 से 10 क्वेश्चन के लिए कहा कि सर इतने क्वेश्चन पूछे गए। केस स्टडी के ऊपर भी क्वेश्चन आया है यहाँ पर। केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो बहुत जरूरी है। यूनिट नंबर 8 से बच्चों ने जो लगभग मुझे बताया वो 6 से 8 क्वेश्चंस का बताया कि सर 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से थे। जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने क्वेश्चंस बताए, तो आई कैन इजीली से कि 6 से 8 क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से रहे। यूनिट नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो माइट पॉसिबल कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को यहां पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, क्योंकि यूनिट नंबर 9 के जो क्वेश्चन थे कई बार बच्चों से समझ ही नहीं पाते हैं अनटिल अनलेस कोई डायरेक्ट हिंट ना मिले। और जिसको लग रहा है कि अनुराग सर ये बात गलत कह रहे हैं, मैं बोलूंगा कि 10 ईयर्स पेपर आप एनालाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी जो बच्चों ने मुझे कहा वो 6 से 8 क्वेश्चन के आसपास ही कहा कि सर लगभग 6 से 8 क्वेश्चन यहां पर भी पूछे गए। अब यूनिट नंबर 10 गवर्नेंस की बात करूं तो यहां पर मैं इस डेटा को सही नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का नंबर ज्यादा होगा। मुझे जो एवरेजली बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स आया वो 5 क्वेश्चंस का था कि सर 5 क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 से पूछे गए, बट मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन यहां पर भी पूछे गए होंगे। अब अगर इस हिसाब से हम इस पेपर को देखें तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 2 जो थी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। क्लियर? मैं हमेशा आपको कहता हूं कि यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 4 जो है हमारी स्पेसिफिकली, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, या कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इन क्वेश्चंस को लेके कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन किस यूनिट से आ रहे हैं। बट यहां पर ये जरूरी है कि आप अपने सिलेबस की सीक्वेंसिंग को समझें। मैं आने वाली वीडियो में इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा आप लोगों से बड़े तौर पर कि किस तरीके से आप एक सीक्वेंसिंग में अपने सिलेबस को लगा सकते हैं। साथ ही जो वीडियोस अभी हम लोग 10 ईयर्स पेपर के ऊपर अपलोड कर रहे हैं उन वीडियोस को आप डेफिनेटली देखिए। पीवाईक्यूज को मैं डिस्कस कर रहा हूं वहां पे, तो जो भी आपकी नॉलेज है एग्जिस्टिंग टॉपिक्स की उनको आप ऐड करते हुए चलिए यहाँ पर। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए जिन बच्चों को पूरा क्वेश्चन याद हो कोई, तो डेफिनेटली वहां पर लिखिए कि सर ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन थे, ठीक है, क्योंकि वो आधे अधूरे क्वेश्चन में अभी डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूं। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं और वो पॉइंट है हमारी कट ऑफ से रिलेटेड। तो देखिए कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर एनालिसिस तो हो ही रहा है, बट कट ऑफ क्या रहेगी इस पे क्वेश्चन उठता है। ऐसे में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। 2021-22 जो दिसंबर और जून का एग्जाम मर्ज हुआ था उसको हम लोग देखते हैं। 2023 जून के एग्जाम की हम बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस यहां रहा था परसेंटाइल, परसेंटाइल दिया गया था 97% था फॉर दी नेट, 99% था फॉर दी जेआरएफ अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। और अगर इस लिस्ट में मैं एसटी कैटेगरी से जाऊं तो जेआरएफ के लिए 92% और नेट के लिए 82% तक ये आ गया था। अब परसेंटाइल को करंट एग्जाम के हिसाब से कैलकुलेट अगर हम लोग करके देखें तो उसके लिए कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है अनटिल अनलेस यूजीसी प्रोवाइड नहीं कराता। और एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो वो कैलकुलेट करना भी आसान नहीं होगा, और इस चीज के लिए यूजीसी इस बार परसेंटेज में ही आपका रिजल्ट देने वाला है। यहां पर मैं अगर 2023 जून के एग्जाम की बात करूं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 99% जेआरएफ के लिए, 97% जो है आपका नेट के लिए रहा था, वही एग्जैक्टली जो था वो फॉलो हुआ। वहीं एसटी कैटेगरी में 93% जेआरएफ के लिए, 81% आपका जो कि नेट के लिए हुआ। तो अगर आप वेरिएशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा।
बट इसके बाद जब हम आते हैं अगले एग्जाम की तरफ, जो कि हमारा दिसंबर में 2023 में कंडक्ट हुआ। अब दिसंबर 2023 के बाद 18 जून को एग्जाम हुआ था बट कैंसिल हो गया, तो हम इस एग्जाम का जो डेटा है उसको सही मानेंगे और इसके हिसाब से ही हम एक एग्जैक्ट क्या हमारी कट ऑफ हो सकती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, उसकी तरफ जाएंगे। बट यहां पर एक बात याद रखिएगा, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कट ऑफ में 1-2% का वेरिएशन ही आता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने ऐसे रिजल्ट भी देखे हैं यूजीसी नेट पढ़ाते हुए जहां पर 6-6% का वेरिएशन आया है। एक साल एक एग्जाम में 68% पे JRF हो रहा है, अगली बार जब एग्जाम हुआ तो वही 74% चला गया। तो ये कहना कि आपके 1 या 2% का वेरिएशन आता है, ये शायद गलत होगा पूरी तरीके से। इस बार एग्जाम में हम मान के चल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिसंबर 2023 में अपेयर हुए थे उससे ज्यादा स्टूडेंट इस बार अपेयर हुए हैं। पिछली बार टोटल जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उतने बच्चे इस बार अपेयर हुए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब 18 जून का एग्जाम का डेटा हमारे पास है कि 9,000 लाख से ज्यादा बच्चे अपेयर हुए, बट वो एग्जाम कैंसिल हुआ और रिकंडक्ट हुआ है अभी। अब ये कहना कि उतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट गए होंगे दोबारा, ये शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं तो मेरे भी 5-6 स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने भी ये री एग्जाम नहीं दिया है। क्लियर? हर बच्चे की अपने कुछ रीजन होते हैं, कोई बीमार था, किसी के लिए सेंटर अप्रोचेबल नहीं था, बहुत दूर था, एंड डेफिनेटली जो डिमोटिवेशन रहा इस एग्जाम के कैंसिल होने के बाद वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बट अभी भी हम ये मान के चलेंगे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो अच्छे खासे अपेयर हुए हैं एग्जाम के अंदर। अब अगर मैं 2023 दिसंबर का डेटा देखूं तो यहां पर आप देखिए, यहां पर परसेंटाइल या परसेंटेज की जगह कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व दैट मींस जनरल कैटेगरी 190 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है, और 216 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं 216 तो आपका JRF जो है ये हो रहा है। JRF आपका इस पे हो रहा है, थोड़ा सा ये ब्लर है, ठीक है। आपका JRF यहां पर हो रहा है अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो। देखिए पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व कैटेगरी 190, यहां पर 216। अब क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ चुके हैं हमारे ऐसे में, तो हम एक रफ डेटा के ऊपर चलते हैं, बट ये डेटा भी हमारा जो होगा वो एक ऐसा डेटा होना चाहिए जो एक्चुअली इस फिगर के आसपास मैच हो। क्लियर? अब अगर इस डेटा को मैं कैलकुलेट करूं आप लोगों के साथ और आपको बताने की कोशिश करूं कि क्या परसेंटेज या क्या एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट हमें होगी इस बार नेट और JRF लाने के लिए इस एग्जाम के बाद, तो उसको हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां की बात करूं तो 190 मार्क्स पे आपका नेट पहले क्वालिफाई हो रहा था, 190 मार्क्स पे हो रहा था, वहीं JRF जो है वो आपका क्वालिफाई हो रहा था 216 मार्क्स के साथ। क्लियर? अब इस चीज को अगर हम देखें और अभी के करंट सिनेरियो के ऊपर अगर हम जाएं, हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं। क्लियर? हमें ये अच्छे से पता है कि पेपर दिसंबर की कंपैरिजन में इजी आया है, तो डेफिनेटली हमारी कट ऑफ यहां पर बढ़ेगी। बट ये कहना कि वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, 5-6% का रेंज जाएगा, शायद वो करेक्ट नहीं होगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर 190 मार्क्स जो हैं ये अगर आपको चाहिए तो आपके 95 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। वहीं अगर यहां की हम बात करें पर्टिकुलरली तो 108 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, तब जाके जो है आपका जो है नेट निकलेगा। ये दिसंबर का डेटा था। अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस बार पास होने के लिए लगभग आपको 200 मार्क्स चाहिए होंगे। क्लियर? 10 नंबर का वेरिएशन डेफिनेटली ये बहुत बड़ा होगा, कुछ बच्चों को लगेगा, बट अगर मैं पिछले कुछ सालों के पेपर का एनालिसिस देखूं अच्छे से तो ये बहुत बड़ा डेटा नहीं है। क्लियर? इस तरह के वेरिएशन आते हैं और इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़े हैं, तो 10 नंबर हमारे हिसाब से फिर भी एक मिनिमम डेटा है। यहां पर हम इसको, क्योंकि ये JRF है, इसमें अप्लाई करने वाले बच्चे नंबर्स में बहुत कम होते हैं, हम इसको 220 मान के चलते हैं। अगर मैं इसके हिसाब से चलूं तो आपके 100 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसको अगर मैं मानूं, 220 को अगर मैं मानूं कि इस बार इतने पे JRF होने वाला है, तो आपके 110 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अब
यहां परसेंटेज पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2023 के दिसंबर के जो एग्जाम था वहां की बात करता हूं। 190 मार्क्स लाने पे 63.3% था नेट के लिए। इतने पे बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ लास्ट टाइम। अगर हम इसको 200 मान ले इस बार कि 200 मार्क्स लाने पे आपका नेट क्वालिफाई होगा, तो ऐसे में आपको लगभग लाने पड़ेंगे 66.6%। तो लगभग 3% के आसपास का वेरिएशन हम मान सकते हैं। अब ये 64 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, बट ये इस फिगर के बीच में ही होगा। 64 होना कम है, बहुत कम रीजन है उसके, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ चुके हैं। तो वेरी पॉसिबल है 65 या फिर ये 66.6। इतने पे इस बार आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं लास्ट एग्जाम की बात करूं दिसंबर में, तो 216 मार्क्स जब आप लेके आ रहे थे तो उस टाइम पर आपका जो है जेआरएफ आपको मिल रहा था। तो दैट वाज 72%। क्लियर? 72% मार्क्स लाने पे पिछली बार जनरल कैटेगरी में जेआरएफ था। अगर हम इसे 220 मान ले इस बार, ठीक है, तो कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? 73.3%। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 73.3% आप लेके आएंगे तो इस बार आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो यहां पर क्लियर है, हमारे आगे जो पिक्चर है वो बहुत क्लियर है। मैं कंपैरिजन लास्ट एग्जाम से इसलिए कर रहा हूं, और ये जो वेरिएशन मैं दे रहा हूं यहां 10 नंबर का, यहां सिर्फ 4 नंबर का, उसकी वजह है जेआरएफ में आने वाले कैंडिडेट्स के नंबर बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू जो नेट अप्लाई कर रहे हैं बच्चे उसकी कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहां पर पास होने वाले बच्चे भी बहुत कम ही होंगे, ठीक है। कई बार ये डेटा 200-300 का रहता है। अगर मैं लास्ट एग्जाम की बात करूं तो जिन्होंने जेआरएफ निकाला है वो सिर्फ 190 बच्चों ने निकाला है, ठीक है। वहीं पर नेट क्वालिफाई करने वाले बच्चे 2253 है। तो इसलिए हम नंबर का वेरिएशन भी उसी हिसाब से रख रहे हैं। यहां 10 हमने एक्स्ट्रा मान लिया कि लगभग इतना हो सकता है, क्योंकि काफी क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया होगा। तो अगर आपको इस साल नेट क्वालिफाई करना है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आप लगभग 66% जो नंबर है अगर वो जो टोटल परसेंटेज है वो ला रहे हैं तो क्वालिफाई हो रहे हैं। 100 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके ठीक हुए आपके पेपर में, अब यहां पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका नेट पक्का है। अगर आपके 110 क्वेश्चन ठीक हुए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो ऐसे में आपका जेआरएफ पक्का है 73.3%। अगर आपकी परसेंटेज आ रही है तो आपका जेआरएफ यहां पर बिल्कुल पक्का है। अब इसके बाद में बाकी कैटेगरीज की जो लिस्ट है उसको भी डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। क्लियर? ठीक है, तो मैंने एक रफ इसको लिख रखा है अभी, और उस रफ के बेसिस पे ही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ओके, तो यहां पर हम कैटेगरीज को मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जनरल कैटेगरी आ गई, देन हम ईडब्ल्यूएस को ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग ओबीसी कैटेगरी को फोकस करते हैं, देन एससी कैटेगरी एंड देन एसटी कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में जो अभी हमने डिस्कस किया ये डेटा 66.6%, 73.3%। जेआरएफ के लिए हम ये मान सकते हैं, और ये नेट के लिए हमारी कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली इतनी रहेगी। 1-2% का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, बट ये कहना कि बहुत ज्यादा कम रहेगा या ज्यादा बढ़ेगा वो पॉसिबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो हम लास्ट एग्जाम की अगर डेटा को देखें तो वहां पर 174 लास्ट टाइम था। इस बार हम मान सकते हैं कि 180 के आसपास अगर आप ठीक करके आते हैं, मार्क्स लेके आते हैं, तो आपका नेट निकल जाएगा। लगभग 60% के आसपास पे आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 90 क्वेश्चन के आसपास आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। वहीं जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो लगभग लास्ट एग्जाम में, अभी ये याद रखिएगा, लास्ट एग्जाम में दिसंबर 2023 में 69.3% पे जेआरएफ हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में।
इस बार हम मान सकते हैं कि 70.6% के आसपास पे आपका जेआरएफ हो जाएगा, हो सकता है 71 जाए, ठीक है। इस अप्रोक्सीमेशन में हम लोग इसको रख सकते हैं। लगभग 106 क्वेश्चन आपकी अगर करेक्ट हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मानिए कि आपका जेआरएफ आ गया है। ओबीएस की अगर हम बात, ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लास्ट एग्जाम में 174 मार्क्स लाने पे आपका नेट हो रहा था। इस बार हम इसको 180 के अप्रोक्स रख लेते हैं। लास्ट एग्जाम में 58% पे नेट था, इस बार हम इसको 60 मान लेते हैं। 60% पे आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगेन 90 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। वहीं लास्ट एग्जाम में जेआरएफ 206 नंबर पे हो रहा था, इस बार हम 210 मान लेते हैं। 68.6% ये लास्ट एग्जाम में आपका जो है कट ऑफ रही थी, इतने पे जेआरएफ था। इस बार हम इसको लगभग 70% मान लेते हैं और 105 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए, तभी हमें जेआरएफ मिलने वाला है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। 1-2% का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट द गॉड, और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 1-2% का वेरिएशन हो सकता है, बट मोस्टली कट ऑफ जो है इसी फेज में रहने वाली है, इसी तरह रहने वाली है। एससी कैटेगरी में लास्ट दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो 162 मार्क्स पे आपका नेट क्वालिफाई हो रहा था, इस बार हम इसको 170 के अप्रोक्स मान लेते हैं। लास्ट एग्जाम 54% पे आपका नेट था, इस बार हम इसको 56% अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। लगभग 85 क्वेश्चन आपको अगर आपके ठीक हुए हैं तो आप मानिए एससी कैटेगरी के अंदर आपका नेट क्वालिफाई हो गया है। क्लियर। वहीं पर जेआरएफ की अगर बात करूं तो लास्ट एग्जाम में आपका जेआरएफ इन एससी कैटेगरी 63.3% मार्क्स पे हो रहा था, इस बार हम इसको मान लेते हैं 65.3%। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 98 क्वेश्चन अगर आप ठीक करके आ रहे हैं, एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हैं। लास्ट है हमारी एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की अगर मैं लास्ट एग्जाम दिसंबर की बात करूं 2023 की, तो 156 क्वेश्चन मार्क्स पे जो है आपका नेट निकल रहा था, इसको 160 इस बार हम लोग अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं। परसेंटेज की बात करूं तो 52% था, इस बार हम इसको 53 मान लेते हैं, ठीक है। 53 के अप्रोक्स लेते हैं क्योंकि हम 160 मार्क्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो 53.3% पे आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप मान के चलिए कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। ओके, थोड़ा सा स्लाइड में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी में जेआरएफ की बात करूं तो लास्ट एग्जाम जो हुआ था हमारा, उसके अंदर 62% पे जेआरएफ हुआ था। इस बार हम लोग जो मार्क्स हैं उसको 190 मान रहे हैं। लास्ट एग्जाम के अंदर दिसंबर का जो कट ऑफ था उसमें 186 मार्क्स पे आपका जेआरएफ था, इस बार हम 190 को मान लेते हैं, ठीक है। 63.3%। इतना अगर आपका आ रहा है और 95 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप एसटी कैटेगरी में जेआरएफ करने जा रहे हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट, ये था हमारा एनालिसिस जो हम लोगों ने बेसिकली फोकस किया और सिस्टमैटिक तरीके से किया। लास्ट जो हमारा रहा है उसके बेसिस पे रहा। मैं नंबर्स क्यों बढ़ा के बता रहा हूं मैंने वो भी बताया, मैंने हवा में कोई नंबर नहीं लिखा। एक अप्रोक्सीमेशन अगर आप मान के चले तो पहले 10 सालों के ट्रेंड में आपको आता हूं, 2014 के बाद मैंने ये चीज देखी थी, ऑब्जर्व की थी कि किस तरह से हर एक एग्जाम के बाद कई बार 5-7 नंबर का एड ऑन होता था, कट ऑफ बढ़ती थी। उसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि 2012-13 के बाद नेट की तरफ रुझान बढ़ा। 2013 की अगर मैं आपको बात बताऊं या 2014 का एग्जांपल दूं, तो उस समय जब मैं पढ़ाया करता था पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी ना के बराबर होते थे। आज के समय तो 80-80, 70-70 हजार बच्चा एक सब्जेक्ट में पेपर दे के आ रहा है। उस समय तो शायद मेरे को लगता है कि ओवरऑल इंडिया 1 लाख बच्चा नहीं देता था पेपर, ठीक है। आज तो यहां पर 9-9 लाख बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, एसएससी को टक्कर देने लगा है एग्जाम। तो इसलिए जो वेरिएशन है वो लगभग आप देखेंगे कि उस तरह से बढ़ता जाता है। तो इन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, ये कट ऑफ जो आज हम लोगों ने डिस्कस की है
ये हमारी एक सबसे पॉसिबल कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, इसको हम यहां पर स्पेसिफिकली एसटी कैटेगरी के अंदर रख लेते हैं कि ये हमारी कट ऑफ रह सकती है। नेट अगर आपका है, किस कैटेगरी में है, कितना रहेगा नेट के लिए, 66.6% है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो नेट क्वालिफाई है। 73% के आसपास जेआरएफ है। 60% ला रहे हैं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो नेट मिल जाएगा। 70% के आसपास जो है, यहां पर आप देखिए वेरिएशन देखिए, पिछली बार जो था ये 1769 था, इस बार हम इसको 70.6 मान रहे हैं, तो इसमें जेआरएफ हो रहा है। ओबीसी कैटेगरी में 60% पे आपका नेट है, अप्रोक्सीमेटली 70% पे आपका जेआरएफ है। एससी कैटेगरी में 56% पे नेट मान सकते हैं और 65% पे आपका जेआरएफ। एसटी कैटेगरी में 53.3% पे नेट और 63.3% पे आपका जेआरएफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका आने वाला रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही रहेगा। आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, आने वाले भविष्य में आप अपने सपनों को किसी यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी पढ़ाना फुलफिल करेंगे। मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ हैं और आप नेट क्रैकर्स के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है आपके कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। साथ ही अगर कोई बच्चा 1-to-1 डिस्कशन करना चाहता है मेरे साथ अपने एग्जाम को लेके, एग्जाम कैसा रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप के, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, जहां पर मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में आपके डाउट्स डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।